नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया। इकोनॉमी के मोर्चे पर सरकार को डबल झटका लगा। एक तरफ रिटेल महंगाई ने आरबीआई की ओर से तय टारगेट को पार कर गई और आईआईपी में भारी गिरावट आई। नवंबर में रिटेल महंगाई दर 4.88% पर पहुंच गई। आरबीआई ने अक्टूबर की पॉलिसी में अक्टूबर मार्च के लिए महंगाई दर 4.2% से 4.6% के बीच रहने का अनुमान दिया था, लेकिन नवंबर में महंगाई इसके स्तर को पार कर गई। ऐसे में ब्याज दरों में कटौती के दरवाजे बंद हो गए हैं। साथ ही साथ इसकी आशंका भी बढ़ गई है कि कहीं आरबीआई ब्याज दरें न बढ़ा दे। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ में गिरावट ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। अक्टूबर में आईआईपी 2.2% के स्तर पर पहुंच गई, जो जी बिजनेस के अनुमान से कम है। सितंबर में आईआईपी 3.8% रही थी। और जानकारों का कहना है कि महंगाई बढ़ना चिंता की बात है और इससे ब्याज दरों में कटौती की संभावना काफी कम हो गई है। का नंबर जो 4.8% आया है वो डेफिनेटली थोड़ा सा कंसर्निंग है और हमको लग रहा है कि इससे डेफिनेटली बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ेंगे। उम्मीदें थी कि 4.4 या 4.3% सीपीआई आ जाएगा। आई थिंक 4.8% आना ये डेफिनेटली कंसर्निंग बात है और आगे अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये मार्केट्स के लिए और ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट साइकिल में हम कटौती की बात कर रहे थे वो एटलीस्ट कम से कम 3 से 6 महीना आने की उम्मीद अभी नहीं लग रही है। एमपीसी का जो आउटलुक था या उनका जो टोन था, आज का आंकड़ा देखने के बाद तो वो डेफिनेटली जस्टिफाइड था जो भी उन्होंने क्वेश्चन दिखाया पिछले हफ्ते पॉलिसी में। और साथ ही साथ अगर आउटलुक की बात करें तो मेरे हिसाब से अब एक्सटेंडेड पॉज ही बेसलाइन एक्सपेक्टेशन रहेगी। कितनी ट्रांजिएंस है आज के अपटिक में वो हमें देखना पड़ेगा। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत ट्रांजिएंस तो होगी, तो जो ट्रेजेक्ट्री अब आगे जाके रहेगी वो तो डेफिनेटली हमें रिवर्क करनी पड़ेगी। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार का कहना है कि महंगाई इतनी भी ज्यादा नहीं बढ़ी है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए। ये क्या हो रहा है सर, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है ग्रोथ के साथ किसी को चिंता नहीं होती, पर ग्रोथ हमने जो डीडीपी डेटा आया था वहाँ बाउंस बैक देखा, अब फिर से थोड़ी सी कंसर्न्स आ रही है। आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? मैं इस डेटा को पहली बार सुन रहा हूँ आपसे, तो मैंने इसको यही नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कोई भी खामी जो आप कह रही हैं, मगर मैंने इसको एनालाइज में इसका विश्लेषण नहीं कर पाया हूँ। इन्फ्लेशन 4.8 तो मुझे इतनी परेशानी नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक का खुद का जो अपना बैंड है वो 4 से 6 है। तो हम ये क्यों मान लेते हैं कि 4 से 6 का मतलब 4 ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। और कुछ ये महीना होगा मेरे ख्याल में अक्टूबर का जिसका डेटा आया होगा या नवंबर का आया होगा, अक्टूबर का होगा, तो नवंबर का है। तो उसमें जहाँ तक समझ में मुझे आ रहा था कि वेजिटेबल एंड प्राइसेस वगैरह कुछ बढ़ रही थी, तो उसकी वजह से हो गया होगा। अब ये सीजनल है, ये फिर से कम हो जाएगा, तो इसमें इतनी मुझे परेशानी नहीं है। जहाँ तक आईआईपी की बात है, अच्छी चीज़ ये है कि ग्रोथ है, क्योंकि हमने बहुत क्वार्टर्स ये देखा कि ग्रोथ ही नहीं हो रही थी और आईआईपी जो है वो नेगेटिव टेरिटरी में चल रही थी। ठीक है, थोड़ा सा वीकनेस है, मगर ये आईआईपी का डेटा तो अक्टूबर का होगा। जी हाँ, और अक्टूबर का डेटा है। राजीव जी, आपसे एक चीज़ मैं पूछना चाहती थी कि कुछ सवाल उठ रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ में एक रिवाइवल दिख रहा है, हमने जो रिसेंट जीडीपी डेटा है उसमें रिवाइवल देखा है, पर जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा इंडिकेटर्स हैं वो इस ग्रोथ को लोगों का मानना है कि वो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। कुछ उनका मानना है कि कुछ डाइवर्जेंस है जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है और जो जीडीपी ग्रोथ का है। आपने भी कहा है क्या, जैसे कि ऑटो सेल्स का भी डेटा आया नवंबर का, सबसे स्ट्रॉन्ग डेटा है, बहुत अच्छा डेटा है। तो वहाँ फेस्टिव सेल्स डेटा है, फेस्टिव सेल्स का इम्पैक्ट है, जो फेस्टिव सेल्स का इम्पैक्ट है। पर अब अगर आप पीएमआई देखें, सर्विसेज डेटा फिर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई अभी आया और वो इज मच हायर। और अभी मेरे ख्याल में मॉर्गन स्टैनली ने किसने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि 7.5% ग्रोथ अगले 8-10 महीने में हो जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि ये इतनी जल्दी हम लोगों को निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। और रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में पहले इस बात की आशंका जताई भी कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। तीसरी तिमाही में महंगाई का लक्ष्य है 4.3 से 4.7% तक रहने का अनुमान जताया था। सुनिए अपनी क्रेडिट पॉलिसी में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने महंगाई पर क्या कुछ कहा था। The MPC took note of the upside pressures from food and fuel prices
on evolving cost of living conditions and inflation expectations. Our surveys indicate that corporates are also contending with rising input cost conditions and higher risks of pass-through to retail prices in the near term. In addition, the committee expressed concern about the implications for the inflation outlook of of possible fiscal slippage, and B, global financial instability heightening asset price volatility. However, the MPC also expected the usual seasonal moderation in the prices of vegetables and fruits and the lowering of tax rates by the GST Council to mitigate some of these pressures. नवंबर में रिटेल महंगाई भले ही बढ़ी हो, लेकिन जमीन पर प्याज सस्ता हो गया है। मेरे सहयोगी समीर दीक्षित ने दिल्ली की ओखला मंडी का जायजा लिया। हम मौजूद हैं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में और यहाँ इसलिए मौजूद हैं क्योंकि प्याज की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। अगर आप देखें तो प्याज के जो पैदावार हुई है उसमें इजाफा हुआ है, जिसके चलते प्याज की कीमतों में फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। लोगों की थाली से प्याज धीरे धीरे गायब हो रहा था, लेकिन अब उस कीमतों में कुछ गिरावट आई है। लेकिन कितनी गिरावट है और क्या कितनी राहत मिली है, हम आपसे बात करना चाहेंगे। प्याज की कीमतें जैसे मैं देख रहा हूँ अलग अलग क्वालिटी की है, अभी क्या रेट चल रहा है और किस तरीके की क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है? अभी जो है नया प्याज वो 40 से 45 रुपए तक है। अच्छा, जो पुराना प्याज है वो 50 से 55 रुपए तक है। आज का रेट है, आज का रेट। और यही अगर प्याज मैं बात करूं करीब 20-25 दिन पहले, तब कितना चला था? क्योंकि तब सुनने में आ रहा है कि काफी कीमतें बढ़ गई थी। 20 दिन पहले भी 60 रुपए किलो 65 रुपए किलो प्याज पहुंच गई थी। अच्छा। थोक के रेट थे 50-55 रुपए। अच्छा, हाँ, तो अब जो धीरे धीरे जो कमती होता चला गया। हाँ। तो आज जो 40 रुपए से 45 नया प्याज है, पुराना प्याज 60 से लेकर 50 तक है। फिलहाल जो कीमतें हमें पता चली वो तकरीबन 40 से 45 रुपए प्रति किलो है और उससे बेहतर क्वालिटी की जो प्याज है वो तकरीबन 50 रुपए किलो है। लेकिन ये जरूर है कि जो थोड़ा बहुत ही फर्क प्याज की कीमतों में आया, इससे जरूर लोगों को राहत मिली होगी। और ये थोक बाजार का भाव है, यानी कि रिटेल में भी जब आप पहुंचेंगे, जब ये प्याज पहुंचेगी, उसका इम्पैक्ट, उसका असर मिलेगा, जहां पे कम कीमत पे लोग अब जो है प्याज खरीद पाएंगे और जो बजट बिगड़ा था वो शायद अब संभल सके। कैमरामैन नीलेश के साथ समीर दीक्षित, दिल्ली, जी मीडिया। और अब आपके फायदे की खबर, जिम जाओ और इंश्योरेंस डिस्काउंट पाओ। जिम जाने, योगा करने या फिटनेस के दूसरे तरीके अपनाने पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट मिल सकती है। बीमा कंपनियां मेडिक्लेम के बोझ को कम करने के लिए लोगों को फिटनेस मेंटेन करने के लिए बढ़ावा दे रही है। कंपनियां फिटनेस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए बाकायदा एप्लीकेशंस भी ले रही हैं। न्यू ईयर में फिटनेस मेंटेन रखने का रेजोल्यूशन आपके पैसे भी बचा सकता है। बीमा कंपनियां अब ऐसे प्रोडक्ट ला रही हैं जिसमें फिटनेस को तवज्जो देने वालों को हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में छूट दे रही हैं। ग्राहक कितना फिटनेस मेंटेन करता है, इसकी ट्रैकिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन की मदद ली जाती है। वॉकिंग और रनिंग के अलावा दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी एप्लीकेशन से ट्रैक किया जाएगा। जो स्विमिंग और योगा करते हैं उनकी फिटनेस रूटीन चेकअप से जांची जाती है। कंपनियों ने इसके लिए फिटनेस चेन के साथ भी करार किया है, जहां से ग्राहकों का रिकॉर्ड जुटाया जाता है। कई पॉलिसीज में 30% तक रियायत मिलती है। और जो भी आप ऐप है आपके स्मार्टफोन में, लाइक एप्पल में एप्पल हेल्थ होता है, सैमसंग में एस हेल्थ होता है, या कई लोग आजकल फिटबिट और गारमिन जैसे वेरेबल्स वगैरह यूज़ करते हैं। आप उसको कनेक्ट कर लीजिए हमारे ऐप से, तो वो अपने आप वो डेटा ले लेता है कि आपने कितने स्टेप आप वॉक किए या कितने स्टेप्स आज रन किए। कंपनियां पहले भी ग्राहकों को फिटनेस मेंटेन करने के लिए बढ़ावा देती थी, जिसमें ग्राहकों को जिम के कूपन जैसी चीजें दी जाती थी। लेकिन अब कंपनियां प्रीमियम में डिस्काउंट देकर सीधा फायदा पहुंचाना चाहती हैं। ग्राहकों को पॉलिसी खरीदने के 1 साल तक अगर फिटनेस मेंटेन करने हैं तो रिन्यूअल प्रीमियम में सीधा छूट मिल जाता है। कंपनियों के लिए फायदा ये है कि ग्राहकों को थोड़ी रियायत के जरिए फिटनेस को बढ़ावा देकर वो क्लेम का बोझ घटा सकती हैं। हालांकि जानकारों की सलाह है कि पॉलिसी में केवल डिस्काउंट को ही ना देखें। मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप बाकी सारे फीचर्स के बेसिस पे ले, वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। थिंग्स लाइक अगर आपकी पॉलिसी में सब लिमिट्स है कि नहीं है, रूम रेंट में कैप्स जो होते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट आता है आपके प्लान में।
हाल के बरसों में हेल्थ केयर की लागत तेजी से बढ़ी है, जिससे बीमा कंपनियों पर मेडिक्लेम का बोझ भी बढ़ा है। भारी कंपटीशन से प्रीमियम बढ़ाना भी पहले जैसा आसान नहीं रहा। ऐसे में कंपनियां ग्राहकों को ही जागरूक कर रही हैं। राहुल कुमार, जी मीडिया, मुंबई। और बिटकॉइन से कमाई को लेकर भारत में भले ही कोई कानून ना हो, लेकिन कोई फिर भी बिटकॉइन में निवेश करता है तो इस कमाई को इनकम टैक्स विभाग को बताना होगा। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि बिटकॉइन को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो बिटकॉइन पर उपभोक्ता सुरक्षा और मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के सुझाव देगी। सूत्रों के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय बिटकॉइन से हुई कमाई को बताना होगा, नहीं तो ब्याज और पेनल्टी दोनों चुकाना पड़ सकता है। अगर बिटकॉइन को 36 महीने से कम समय के लिए अपने पास रखा है तो उस पर कमाई पर 30% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा, और अगर 36 महीने से ज्यादा वक्त लिए निवेशित रहे तो 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना होगा। अगर रिटर्न में कमाई को छुपाया गया तो 50 से 200% की पेनल्टी का भी प्रावधान रखा जा सकता है, और गलत जानकारी देने पर 12% सालाना ब्याज भी देना पड़ सकता है। यूटीआई एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर लियो पुरी ने निवेशकों को बिटकॉइन में निवेश को लेकर आगाह किया और कहा कि बिटकॉइन में निवेश काफी आकर्षक लगता है, लेकिन इसके कई खतरे हैं। इसका बबल कभी भी फूट सकता है और इससे दूर रहने में ही भलाई है। Bitcoins, I think one must be very careful. It's a speculative activity. There is no central bank behind it. There is no function or purpose which it serves. There are no natural sellers or buyers. It's just speculation at this point. Even though it seems very attractive, and you'll keep reading in the newspapers about how fast it's moving and there'll be a concern you're missing an opportunity, my personal advice would be to be very careful and stay away from investing in Bitcoins.